हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन हिंदी में श्वसन। और आज हम इसमें देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग जो पढ़ते आए हैं रेस्पिरेशन क्या है, तो उसमें यही होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको हम अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन आगे चल करके बस इतना ही नहीं होता, थोड़ा सा ये और ब्रॉड हो जाता है। जैसे हमने ऑक्सीजन तो लिया, लेकिन किस लिए लिया? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल in the presence of ऑक्सीजन टू फॉर्म या फिर लिबरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ साथ और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। एनर्जी ही तो चाहिए जिससे हम काम कर सकें। और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ पर चलता है? एक प्रोसेस चलता है जो सेल के बाहर होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा होता है जो सेल के अंदर चलता है, जिसे हम इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब जो सेल के बाहर, जो रिएक्शन सेल के बाहर चलता है। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर चलता है। हमेशा याद रखिए आप लोग, इंट्रा शब्द का मतलब होता है विद इन, मतलब उसी के अंदर। हो सकता है वो आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाए, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग हुआ है, या फिर कहें इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर काम चल रहा है। ठीक, तो ये दो प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन में, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रासेलुलर। सबसे पहले प्रोसेस एक्स्ट्रा सेलुलर ही चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, उसे हम बाहर कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है? हम लोग बचपन से कहते आए हैं कि हमें सांस लेना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये बात हम नहीं करते। सांस में सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें बताया जाता है। लेकिन ये ऑक्सीजन एक्चुअली में क्यों चाहिए होता है, ये कोई नहीं जल्दी बताता। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि ऑक्सीजन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस ऑक्सीजन का काम हम ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज मतलब क्या? ग्लूकोज का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ है, उसको तोड़ करके उससे एनर्जी लेने में काम आता है। तो ऑक्सीजन इसलिए हमें जरूरी होता है।
हम कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? इसका यही कारण है कि अगर हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ना लें तो ये इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन नहीं चलेगा, जिसमें एनर्जी नहीं बनेगा। और जब एनर्जी नहीं बनेगा तो फिर हमारे सेल काम कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी जब एनर्जी नहीं मिलेगा। तो एनर्जी को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन लेना पड़ता है। एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर कहाँ से, कैसे, किस तरह से जाता है, ये हम देखेंगे एनिमल रेस्पिरेशन के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये सभी चीजें देखेंगे हम एनिमल रेस्पिरेशन में। प्लांट में भी ऐसे ही चलता है। प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक। और इन दोनों को एक साथ जब हम कर रहे होते हैं तो उसे हम कह देते हैं ब्रीदिंग। मतलब जो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि सांस लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन कहते हैं, बहुत सही, अच्छी बात है। लेकिन उसको रेस्पिरेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन कहें तो ज़्यादा बढ़िया है। या फिर हम कह दें कि वो क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। ठीक। इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी में। यही एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी अनदर फॉर्म में हमें मिलती है, उसका हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, तो बोलने में एनर्जी लग रही है, क्योंकि बिना एनर्जी के हम बोल ही नहीं सकते। कुछ भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी जरूरी होता है। तो उस एनर्जी को खाया तो बहुत पहले था, लेकिन काम अब कर रहा है। तो आप कहोगे कि सर खाया तो था, बाद में धीरे धीरे पचता है, इसलिए वो एनर्जी आपको मिल रही है और आप बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात सही है कि वो एनर्जी उस समय यूटिलाइज होती है। लेकिन अगर हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ना खाएं तो भी तो एनर्जी मिलती है, तभी तो हम थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? इस एनर्जी को, जो एनर्जी हमारे अंदर यूज हो जाती है वो तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ एनर्जी बचा के रख भी लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है जो सेल के अंदर पाया जाता है, और उसका काम यही होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए और एनर्जी बनाया जाए, फिर इसको स्टोर कर लिया जाए। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है? एटीपी 3 फॉस्फेट जब एडेनोसिन से जुड़ जाते हैं तो उसे हम एटीपी कहते हैं। या फिर ये, इसको हम और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये हमारे सेल का क्या होता है? करेंसी होता है, पैसा होता है। जैसे हम पैसों को खर्च करके कोई सामान खरीदते हैं, वैसे ही ये एनर्जी यूज करके हम कोई काम कर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन एक पार्ट रहा। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। और ये हम किसके बेस पर बात कर रहे हैं? जब भी हम कुछ टाइप्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर वो किसी के बेस पर ही होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई इतने टाइप्स का होता है, इतने टाइप्स का होता है, या पार्ट होते हैं, क्या होते हैं। किसी न किसी बेस पर ही वो बात की जाती है। जैसे ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence of
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर तो ये कितने कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन पहुंच ही ना पा रहा हो। एक तो होता है कि हमने ऑक्सीजन लिया और एक होता है हमें ऑक्सीजन मिला ही नहीं। तो उन कंडीशन में ऑक्सीजन हमें मिल गया बहुत ही अच्छे से, तो वहां पर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? एरोबिक। एक जहां पर ऑक्सीजन हमें मिला ही नहीं, वहां क्या होगा? एनारोबिक। जैसे हमारे बॉडी में जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है, वहां पर किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहां भी सेल होते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बस ऑक्सीजन से ही मिल सकती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां पर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां एनर्जी मिलेगी ही नहीं, वहां पर भी मिलेगी। और वो किसके थ्रू मिलेगी? एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है, वो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर या कुछ और केमिकल्स लेते हैं और उससे अपना जिंदगी चलाते हैं। तो उनके लिए भी ये प्रोसेस ही चलता है एनारोबिक, क्योंकि उनको भी ग्लूकोज मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा, प्रोटीन या लिपिड या फैट, कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो क्या कर सकें? अपना जिंदगी चला सकें, उनके सेल काम कर सकें। तो ये प्रोसेस उनके लिए होता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जहां पर ग्लूकोज टूटता है लेकिन तोड़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं होता है, और क्या बना देता है ग्लूकोज से? एनर्जी। ठीक, तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एरोबिक प्रोसेस ज्यादातर मोस्टली देखने को मिलता है किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर ये ज्यादातर प्रोसेस देखने को मिलते हैं। क्यों यही प्रोसेस होता है मल्टी सेलुलर के अंदर, अभी हम देखते हैं इसको। लेकिन पहले हम एनारोबिक में देख लें कि इनमें मल्टी सेलुलर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एनारोबिक प्रोसेस करेंगे, मोस्टली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर का मतलब, मल्टी मतलब बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब सेल। बहुत सारे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हो, उसे हम क्या कह देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देंगे। तो यूनिसेलुलर के अंदर एनारोबिक चलता है। ये बात इस तरह से पता चलेगी जब हम रेस्पिरेशन के रिएक्शन को देखेंगे। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, निकलती है। एनारोबिक में जो एनर्जी होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर है,
यहाँ पर यूनिसेलुलर है। एक सेल के लिए थोड़े से अमाउंट में एनर्जी अगर मिल जाए तो वो सेल काम कर सकता है, लेकिन वही एनर्जी अगर इसको दिया जाए तो ये क्या करेगा, इसमें तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक सेल तो काम करेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का हम पहले रिएक्शन देखें तब इसको और अच्छे से हम बता पाएंगे। ग्लूकोज दोनों ही जगहों पे टूटता है, ग्लूकोज दोनों जगहों पे टूटता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर टूटे तो एरोबिक कह देंगे। और क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ मिलती है वो कितनी मिलती है, 673 किलो कैलोरी मिलती है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इतने के करीब करीब मिलता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक, एक ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिल गई, 673 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई। यहाँ पर भी वही रिएक्शन है, ग्लूकोज टूटेगा लेकिन बिना ऑक्सीजन के, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टूटेगा और मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और हमें एनर्जी भी मिलेगा, क्योंकि एनर्जी के लिए ही ये सब कुछ हो रहा था। कितनी एनर्जी मिलती है, लगभग 27 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज से एनारोबिक प्रोसेस में कितनी एनर्जी मिली, 27 किलो कैलोरी एनर्जी मिली, जो कि बहुत ही कम दिख रही है एज कंपेयर टू एरोबिक। एरोबिक में एक ग्लूकोज से 673 किलो कैलोरी मिली, मतलब इसके 10 गुना 20 गुना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर एक सेल को जिंदा रहने के लिए या फिर काम करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 27 किलो कैलोरी तक की एनर्जी चाहिए होती है। हो सकता है किसी किताब में इससे थोड़ा कम वैल्यू हो या थोड़ा ज़्यादा हो, ये एक एवरेज या अप्रॉक्स वैल्यू है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये एनर्जी एक सेल को काम करने के लिए पर्याप्त है, इतने में इसका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे सेल हैं, मतलब इसके जैसे एक सेल ही काम कर सकता था, इतने एनर्जी से एक सेल काम कर सकता था, लेकिन यहाँ अगर 10 सेल हैं तो हमें 270 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए होगी। अभी 270 कहाँ से आएगा, जब हम इसको एक ग्लूकोज को इतना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो इतना एनर्जी मिलेगा, हमें 270 नहीं, हमें 600 मिल गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिल गया। अब हमारा सेल या प्लांट का सेल या फिर कोई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने ज़िंदगी को अच्छे से चला पाएगा, काम कर पाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये होता है रेस्पिरेशन, कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी मिलती है जो कि 673 किलो कैलोरी की होती है। एनारोबिक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है या फिर नहीं मिल पाता, और उसके प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और हमें 27 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी मिल जाती है, जिससे एक सेल काम कर सकता है। इसका मतलब कुछ मल्टी सेलुलर में भी, मोस्टली मैंने कहा है, इसका मतलब कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये एनारोबिक प्रोसेस चलेगा। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकता है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या फिर इसके जैसे कुछ और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए। ठीक, ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके अंदर ये प्रोसेस चलता है। कुछ मल्टी सेलुलर वाले भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल के अंदर हम ह्यूमन को भी कंसीडर कर रहे हैं, और ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या, कौन सा जगह है जहां पर ये प्रोसेस चलता है, तो कुछ वाइट मसल्स होते हैं। वाइट
मसल्स होते हैं जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर वो मसल्स कैसे काम करेंगे, उनको भी तो एनर्जी चाहिए होगी। ग्लूकोज तो किस तरह से वहां पहुंच जाता है और फिर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इतना एनर्जी लेते हैं। यहाँ पर एक चीज छूट गई है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिलता है वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल C2H5OH, ठीक, ये मिलता है। मतलब अगर कोई अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से क्या होता है, वो ग्लूकोज को ही तोड़ते हैं और क्या करते हैं, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। और फिर यही अल्कोहल क्या किया जाता है, बाजारों में बिकता है, या फिर इसको इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कराते हैं जिससे कोई दवाई बन सके या फिर कोई और काम किया जा सके, ठीक। तो ये रहा रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स।